मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का चौथा दिन और चौथे दिन का स्टंप्स हो चुका है और स्टंप्स होने तक इंग्लैंड 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले सेशन, दूसरे सेशन और धीरे धीरे खेल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे सारे सेशंस चले और किसने कितने सेशंस जीते। इससे पहले जो एक डिबेट छिड़ गई है उस पर भी मैं अपने थोड़े से व्यूज़ देना चाहूँगा। सबसे बड़ी डिबेट जो छिड़ी हुई है वो डिबेट है कि डिक्लेरेशन क्या भारत ने सही समय पर किया है या नहीं। ये बहुत बड़ी डिबेट है, इस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। यार देखो, मेरे व्यूज़, सबने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं तो मैं भी अपने व्यूज़ देना चाहूँगा, आप ध्यान से सुने। मैं बोलना चाहता हूँ कि डिक्लेरेशन अगर बारिश हो जाती है, अगर बारिश हो जाती है तो डिक्लेरेशन जो हुई है वो गलत साबित हो सकती है। बाकी यार 90 ओवर इंडिया को मिलेंगे, 7 विकेट निकालने हैं, ये इजी है भारत के लिए सातों विकेट निकालना। लेकिन अगर बारिश हो गई तो फिर खेल खराब हो सकता है भारतीय टीम का। और अगर हमको डिक्लेयर करना ही था तो फिर हम डिक्लेयर 590 पे कर सकते थे, हम 603 तक क्यों गए? ये भी मेरे जहन में सवाल आया। बस जब शुभमन गिल आउट हुए भारत की बढ़त लगभग 592 रन हो गई थी, एक हेल्दी बढ़त थी भारत के पास। उसके बाद 8-10 रन और बोलते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो जाते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी का कैरियर यार क्या है कि मतलब कौन पूछेगा कि आपको तेज खेलना था, आपका फेलियर ही माना जाएगा दोनों पारियों में अगर आगे उठाकर कोई रिकॉर्ड देखेगा। तो ये बात पॉइंट आउट करने वाली है। फिर वाशिंगटन सुंदर भी वॉकआउट करते हुए आते हैं, फिर समझ नहीं आया, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया लास्ट के जो 10-12 रन, क्योंकि वहाँ पर उन 10-12 रनों के लिए 20 मिनट वेस्ट हुए और अगर 20 मिनट वो इंडिया के बॉलर्स को मिल जाते तो हो सकता वो कुछ ना कुछ और अलग कर सकते थे। चौथे दिन का टेस्ट मैच अगर देखा जाए तो पूरा दिन भारत के नाम रहा है। कुछ चीज़ों में भारत के नाम रहा तो पूरा दिन भारत के ही है, बट कुछ चीज़ों में जो पॉइंट आउट करने वाली है वो डिक्लेरेशन ही है क्वेश्चन मार्क पर। और वो इसलिए है क्योंकि कल बारिश है। तो आज इंग्लैंड को कितने ओवर देने चाहिए थे, कितने नहीं देने चाहिए थे, ये काम कप्तान का था, कोच का था, मैनेजमेंट का था। अगर कप्तान की बिल्कुल नहीं चल रही है तो फिर तो भाई बहुत गलत बात है, बहुत गलत, क्योंकि वहां से ड्रेसिंग रूम से मैसेज आए जा रहे थे, कंटिन्यूअस उधर से ही मैसेज आए जा रहे थे। तो फिर ये तो बात मतलब बहुत क्वेश्चन मार्क करने वाली बात है कि भाई क्यों नहीं चल रही है कप्तान। शुभमन गिल कप्तान है, क्या शुभमन गिल खुद अपना डिसीजन नहीं ले जा सकते? आपने जब शुभमन गिल डिक्लेरेशन देने आए होंगे तब आपने देखा होगा बहुत हड़बड़ी में थे और एकदम भाग के आए और ऐसे बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि डिक्लेरेशन कहाँ पर करना है। भारत अगर ये टेस्ट मैच हारता है, देखो अगर ड्रा होता है तो मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ भारत ये टेस्ट मैच हार गया है। और भारत अगर ड्रॉ करता है तो ये टेस्ट मैच हार जाता है। अगर भारत ये टेस्ट मैच हारता है तो रीजन सिर्फ एक ही है, डिक्लेरेशन। अगर डिक्लेरेशन आप, चलो ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर बात करें तो 9:20 पे डिक्लेरेशन हो जानी चाहिए थी। वहां से 2 घंटे मिलते क्योंकि खेल 11:30 बजे तक चलता है, तो 2 घंटे मिलते। 2 घंटे बहुत होते हैं इंग्लैंड को उनकी घर में 4 से 5 विकेट लेने के लिए। देखो, पॉइंट कहीं पर भी हो, कितना भी हो, कौन सा भी हो, बट उसको उठाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप मेंटालिटी, कप्तान की मेंटालिटी, कोच की मेंटालिटी साबित होती है कि आप मैच तंबू में ही हार गए हो इंग्लैंड से। आप ड्रा करा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी आपकी हार मानी जाएगी। आप जीत लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इंग्लैंड की मेंटालिटी से हार चुके हो। कैसे, मैं बताता हूं यार। और कोई भी टीम होती, ऑस्ट्रेलिया होती, पाकिस्तान होती, श्रीलंका होती, इंडिया 450
500 मैक्स टू मैक्स 500 घोषित कर देती। क्यों 600 तक गए? क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट इस तरीके की है, बेसबॉल एरा में वो 550, 400, 450 चेज करने के लिए जाने जाते हैं। तो फिर तो भाई देखो सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या ये चीज सही थी या गलत थी? क्या आपको अपने बॉलर्स पर भरोसा नहीं था कि वो बॉलर जो 3 विकेट खाली 12-14 ओवर के अंदर ले लेते, अगर उन्हें 15 ओवर और मिलते तो वो कितने विकेट इन इंग्लैंडियों के उखाड़ सकते थे? कम से कम मेरे हिसाब से 30 ओवर देने चाहिए थे हमारे पेसर्स को, इस थोड़े स्पिनर्स को, तो मजा आता। अब सुबह का पहला सेशन भारत को 2 से 3 विकेट निकालने होंगे, तब जाके टेलेंडर्स शुरू होंगे और चाय तक गेम खत्म हो पाएगा। बाकी तो बहुत कठिन है, क्योंकि अगर बारिश हो गई, मान लो 10 1 घंटा भी बारिश हो गई, तो खेल बहुत रोमांचकारी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बाकी यार सेशन टू सेशन बात करेंगे और एक प्लेयर पे तसल्ली से बोलेंगे, जिस पे बोलना होगा, जितने प्लेयर्स आए हमारे कल के बाद उन पे तसल्ली से बात करेंगे। भाई भारत की सेकंड इनिंग कल 64 रन और 1 विकेट था भारत का, और बढ़त भारत की अच्छी खासी 244 रन की हो गई थी। आज जब खेल सुबह शुरू होता है तो मैदान पर केएल राहुल और करुण नायर। बात यार देखो, करुण नायर पे मुझे जरूर बोलना है, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। करुण नायर ने कम से कम 6 से 8 महीने पहले ये ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। यार तुम तो फ्रॉड निकले। मतलब तुमने क्या सोचा था कि हम डोमेस्टिक के बॉलर्स को मार मार कर 500, 700, 800, 900 रन बना करके डियर 303 आप कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? आपका एवरेज 600 हो, 700 हो, यहां आपके ना वो 303 के ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है। आप बस 303 के फेर में फंस चुके हैं करुण नायर साहब। आपके अगर डिसमिसल्स की बात करी जाए इन 4 टेस्ट मैचों में, पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 25 से 26, तीसरी पारी में 31-31, और यहां भी आप 26 रन बनाकर पवेलियन की राह देखे हैं। चारों डिसमिसल्स में एक डिसमिसल जो दूसरे टेस्ट की पहली पारी में गेंद पड़ने के बाद उछल गई थी, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आपके सारे के सारे डिसमिसल्स बिल्कुल ही समझ नहीं आने वाला, क्योंकि आप एक अच्छा स्टार्ट ले चुके हैं, 30 से 35 रन बना चुके हैं और आप बेफालतू में अपना विकेट फेंक कर जा रहे हैं। साफ नजर आया है, कोई इसमें लाग लपेट वाली बात ही नहीं है भाई, कि आप खेलना ही नहीं चाहते, अपने आप को झुकाना ही नहीं चाह रहे थे मैदान पे। अगर आप ऐसा झुका ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को मैदान पे, तो फिर दिक्कत की बात है। सवाल दिक्कत से खड़ा होता है, जवाब दिक्कत में ही मिलता है। जिस तरीके के क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं करुण नायर पर, तो ये चीज तय हो गई है कि करुण नायर अगले टेस्ट में बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, कि डियर क्रिकेट एक और मौका दे देगी इनको। देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको 8 साल के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के सेटअप में वापसी होना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आप फिर ऐसा ट्वीट करें 8 साल के बाद कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, तो भाई ऐसा अब होने वाला नहीं। आपको परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी। नंबर 3 हो, नंबर 4 हो, नंबर 5 हो, नंबर 6 हो। यार केएल राहुल का एग्जाम्पल ले लो। केएल राहुल को साउथ अफ्रीका दौरे पर ओपनिंग नहीं ले गए, नीचे उतारे। केएल राहुल यार ऐसे बोला था, भाई मुझे बस खिला लो, कहीं भी खिला लो यार, बस मुझे खिला लो। भाई मुझे तरस आ गया था, लिटरली बता रहा हूँ। मैं उस बंदे की जो एक बंदे के साथ बोल रहा था, मुझे बस खिला लो, रोते हुए बोल रहा था, यार ये लोग मुझे बस खिला लें, किसी भी स्थान पे खिला लें, मुझे नहीं चाहिए ओपनिंग स्लॉट। उस बंदे ने शतक बनाया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर 100 बनाया, 70 की पारी खेली, 80 की पारी खेली, इंग्लैंड में जाके शतक बनाया, फिर इंग्लैंड में गया शतक बनाया, 50 बनाई आज। भाई उस बंदे ने दिखाया है कि हाँ करेज है मेरे अंदर।
तो तभी तो वो इतना बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसका एवरेज 35 का है, एवरेज बढ़ेगा। शुभमन गिल ने प्रूफ किया ना कि मेरा 35 का एवरेज 43 का एवरेज हुआ जाके कि नहीं, एक सीरीज से हुआ। एवरेज बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा आप अपने आप पर काम करना पड़ेगा करुण नायर साहब, तब आप आए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, मेंटेलिटी फिट रहें, तब ज़्यादा फोकस रहेगा। बात करेंगे अब केएल राहुल पे। केएल राहुल बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छी गेंद पड़ी भाई, बहुत बेहतरीन गेंद थी, अनप्लेवेबल गेंद थी। गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा कांटा घूमी और केएल राहुल को लगा गेंद सीधी रह जाएगी। आप गेंद देखो, वहां पर एक स्टार स्पोर्ट्स वाले एक एंगल लेके आते हैं, गेंद जब अगर सीधी चलती तो केएल राहुल का बैट ठीक था, गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला, इसीलिए केएल राहुल का मिडिल स्टंप उखड़ गया। बहुत बेहतरीन गेंद थी टैंगी की, 55 रन बनाए। आज भी लग रहा था केएल राहुल अपने रूप में है, धीरे 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 करके ये शतक बना देगा। ऋषभ पंत जब खेलता है तो फटती दोनों टीमों की है, चाहे इधर ही हो चाहे उधर हो। इधर वाले भी दिल थाम के बैठे रहते हैं, उधर वाले भी दिल थाम के बैठे रहते हैं। उधर वाले दिल थाम के इसलिए बैठे रहते हैं कि ऋषभ पंत कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और इधर वाले दिल थाम के इसलिए बैठे रहते हैं कि अगर अब तो चौका लग गया, छक्का लग गया, लेकिन कहीं अगली गेंद पे आउट ना हो जाए। भाई बहुत मजा आता है ऋषभ पंत की बैटिंग देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भाई 65 रन बनाए 58 बॉलों में। बेन स्टोक्स हो, चाहे शोएब बवासीर हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को बस ऋषभ पंत ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में भाई बैट छोड़ देता है। गेंद तो मारता ही मारता है, बल्ला भी छोड़ देता है कि अब तो मैं दोनों से ही मारूंगा। बहुत बेहतरीन ऋषभ पंत। अब बात करनी है मुझे शुभमन गिल। 430 रन यार एक टेस्ट मैच में। भाई यार आज मैं नासिर हुसैन को सुन रहा था, नासिर हुसैन ने बोला कि शुभमन गिल इस तरीके का प्लेयर है कि उसका एवरेज जब उसका क्रिकेटिंग कैरियर, टेस्ट क्रिकेटिंग कैरियर एंड होगा तब 45 का होगा। ये उसने ट्वीट किया होगा किसी भी समय, लेकिन आज वो बोल रहा था कि ये जो इंग्लैंड सीरीज एंड होगी, हो सकता शुभमन गिल का एवरेज 45 से पार चला जाए। अब 43 हो गया शुभमन गिल का एवरेज। 161 रन की पारी, 162 बॉलों में 13 चौके 8 छक्के, टोटल इस टेस्ट मैच में 430 रन, टोटल इन दो टेस्ट मैच में मिलाकर के 587 रन। एक फेलियर है 8 रनों का, बाकी 147, 269 और 161 ये पारियां हैं शुभमन गिल की। भाई गजब कर दिया है इस बंदे ने, और कमाल की बैटिंग करी है, धमाल दिखा दिया है। और ये मुझे सोच शुभमन गिल की बहुत अच्छी लग रही है। कप्तानी आई है, कप्तानी के कंधे पर जो कप्तानी उनके कंधों पर आई है, उसका पूरा जिम्मेदारी से फायदा उठाकर बेहतरीन बल्लेबाजी भी की है। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं शुभमन गिल के ऊपर यार, क्योंकि इतना कुछ बोलूंगा तो शुभमन गिल भी अब देखो शुभमन गिल को क्या करना है, थू 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 करना है भाई हर किसी इंडियन फैंस को, क्योंकि अब इस बंदे के पास मौका है एक बेहतरीन सीरीज एंड करने के लिए। अगली रविंद्र जडेजा। बहुत तो क्वेश्चंस खड़े हुए रविंद्र जडेजा के ऊपर, और उन क्वेश्चंस पे ये है कि रविंद्र जडेजा की स्लो पारी थी। देखो भाई मैं नहीं मानूंगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा रविंद्र जडेजा को। इसका रीजन सीधा का सीधा ये है कि अगर मैं रविंद्र जडेजा को क्रिटिसाइज करने जाऊंगा तो फिर रविंद्र जडेजा के साथ कप्तान शुभमन गिल खेल रहे थे। क्या शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा को अपनी बात नहीं बताई होगी कि तेज खेल रहा है, स्लो खेल रहा है? वो एक टीम मैनेजमेंट कप्तान का डिसीजन था कि रविंद्र जडेजा को वहां पर उस तरीके की पारी खेलनी है। रविंद्र जडेजा ने 45 गेंदों के बाद पहला चौका बनाया, उस समय 12-13 रन थे रविंद्र जडेजा, तो सवाल बाकी ठीक ही था। 69 रन बनाए, 118 बॉलों में नॉट आउट, पवेलियन लौटे। बाकी भारत ने दूसरी पारी में 427 रन 6 पे डिक्लेयर कर दी, और क्रिस वोक्स ने को कोई विकेट न, ब्रेंडन कर्स को 1 और टैंगी को 2 और शोएब बवासीर को भी 2 विकेट मिले। बाकी एक विकेट रूट को और बेन स्टोक्स को कोई विकेट नहीं मिला। इंग्लैंड जब इतने विशाल टोटल 604-5 रन के टोटल को, 608 रन के टोटल को जब पीछा करने उतरी, मैदान पर उतरी इंग्लैंड की टीम, तो इंग्लैंड की टीम भाई घबरा गई। पहले ही जैक क्रॉली का विकेट मिल गया। जैक क्रॉली बिना खाता खोले, और ये 7वां बल्लेबाज है इस
मैच में जो बिना खाता खोले पवेलियन गया है। इसके बाद डकेट का भी बेहतरीन आकाशदीप की इन स्विंग गेंद अंदर घुसती हुई स्टंप को उड़ा गई और जो रूट को भी विकेट फंसा लिया आकाशदीप ने। तो भाई इंग्लैंड का स्कोर 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब बात करते हैं भारत के तेज गेंदबाजों के ऊपर। भारत के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने 8 ओवर करे, 36 रन 2 विकेट। लेकिन आकाशदीप ने बहुत इंप्रेस किया है भाई, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है आकाशदीप। जिस तरीके का रवि शास्त्री कमेंट्री में बोल रहे थे कि आकाशदीप जिस तरीके का पेशर है, वो जो फ्लैट ट्रैक होते हैं वहां पर सबसे ज़्यादा काम आएगा। आकाशदीप वहां पर एक शांति, जिस तरीके की थोड़ी सी विकेट पे मूवमेंट होता है नई बॉल से, वो इंग्लैंड के जितने पेशर्स हैं उनसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है। अगर इस टेस्ट मैच में थोड़ा अंतर निकाला जाए तो भारत के जो तेज गेंदबाज हैं उन्होंने नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, तो वहीं इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से उतनी बेहतरीन गेंदबाजी नहीं करी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक के ऊपर। तो सिराज ने भी 5 ओवर में 29 रन 1 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी। प्रसिद्ध कृष्णा के कारण भाई 150 रन ज्यादा बनवा रहे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने जब से मार खाई है लंच से पहले, लंच के बाद भी भाई 2-3 की इकोनॉमी। अब तो देखना प्रसिद्ध कृष्णा आपको 2 या 3 की इकोनॉमी से ही रन देते हुए दिखेगा, इससे ज्यादा देगा भी नहीं। तो ये पूरी कहानी है चौथे दिन की। 5वें दिन की कहानी भी मैं लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तक तो यहीं तक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।